भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय संसदीय इतिहास में सांसद के पद का हो रहा चुनाव भारतीय संसदीय इतिहास को हर 5 साल में एक नई इबारत और नई गाथा के साथ प्रदर्शित करता है। और न केवल प्रदर्शित करता है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व भी कहा जाता है। 2023 के अंतिम दिनों में हम बैठे हैं और 2024 का चुनाव अब होने ही वाला है। इस वक्त हम बैठे हैं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के एक पीठ पर। पीठ बल्लों की पीठ। पीठ वह पीठ जहां पर मान्यता है कि बहुतेरे लोगों को अपनी समस्याओं से न केवल छुटकारा मिला बल्कि अपनी समस्याओं का निपटान करने में भी वो कामयाब रहे। लेकिन अब इसी पीठ के पीठाधीश्वर और इसी पीठ के रहने वाले विजय कुमार मिश्र ने ठाना है कि उन्हें संसद में पहुंचकर दिखाना है। साधुता से संसदीय पर्व की तैयारी में संसद पहुंचने का रास्ता विजय के लिए कितना आसान कितना मुश्किल होगा, आइए जानते हैं विजय कुमार मिश्र से। सबसे पहले कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल तथा आपके दर्शकों को बल्लू धाम मठ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद के काम हो गया। संसदीय चुनाव आ रहा है, राजनीति अब का पेशा हो गया है। आप बताइए राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं? देखिए, आप सुने होंगे गीता में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का हानि होता है, जो राजा होता है निरंकुश होता है या जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि राजा होता है, तो जब जनप्रतिनिधि निरंकुश हो जाता है, आतताई हो जाता है, पापी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब एक मठ से संत और महंत निकल करके धर्म का ध्वजा फहराते हैं और उन आतताइयों का मान मर्दन करते हुए धर्म का ध्वजा फहराते हैं। उसी पद्धति में लोकसभा चुनाव लड़ा। धर्म की ध्वजा फहराते हैं। योगी जी भी धार्मिक व्यक्ति हैं जी। और इस समय जिस संसदीय क्षेत्र से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशिता से अपनी संसदीय पारी का छक्का लगा चुके पंकज चौधरी भी हैं। एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एक साधु का चुनाव लड़ना कितना मुश्किल कितना आसान? सर, सबसे पहले तो आपको हम बता दें ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भारत के प्रत्येक नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं किसी खिलाफ भारतीय नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप जानते हैं कि आजकल जमाना जो है साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से रेलगाड़ी और रेलगाड़ी से चार्टर्ड प्लेन तक का है। विजय कुमार मिश्र के मन में अब आ गया है कि मुझे चार्टर्ड प्लेन से चलना है। देखिए, चुनाव अलग विषय है और चार्टर पे हम लोग संत हैं। हम लोगों का जो पूरा जीवन है जनहित के लिए, जनता के सुख के लिए ही समर्पित रहता है। चार्टर प्लेन या मान लीजिए कोई भी चीजें हैं उसके लिए तो हम लोग का नहीं है, लेकिन हमारी जो गद्दी परंपरा है उस परंपरा में जनता का कल्याण कैसे, इस पद्धति पे हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का कल्याण चाहते हैं कि संसद में बैठ करके रॉयल विस्टा की नई ठंडी हवा खाना चाहते हैं? रॉयल विस्टा हम चाहे तो हम कभी भी ले सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं करोड़ों का मालिक हूँ, तो मैं जब चाहूँ ले सकता हूँ। मुझे लक्ष्य वो नहीं। लक्ष्य देखिए, मुद्दे पे आइए कि यह महाराजगंज है और जब मैं गोरक्षनाथ मंदिर से पढ़ लिख करके यहाँ आया तो मैंने देखा कि महाराजगंज में रोजगार ना होने के कारण 4.5 लाख से ज्यादा युवा दिल्ली, बम्बई, गुजरात, अन्य प्रदेशों में जाते हैं, ट्रेन में बोरी तरह ठूस करके जाते हैं। 3-3 दिन तक कष्टकारी यात्रा करते हैं। वहां जाने के बाद कंडक्टरों का गाली सुनते हैं, आदिवासियों का मार खाते हैं। इतना दुख झेलने के बाद मेरे महाराजगंज का जो युवा है किसी तरह से वह ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो मेरा लक्ष्य यह है कि महाराजगंज के युवाओं को पलायन रोकते हुए जनपद में ही रोजगार दिलाने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। जनपद में आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। इसी जनपद की एक
विधानसभा थी पहले श्याम देवरुआ, जो 2004 तक लोकसभा गोरखपुर के अंतर्गत आती थी जी। उसके अंतर्गत भी तकरीबन लाखों नौजवान हैं और उस लोकसभा के सांसद आपके गुरु, आपके कथनानुसार आपके गुरु योगी आदित्यनाथ जी रहे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी जी। अंतरराष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, जो पहले हिंदू युवा वाहिनी के नाम से जानी जाती थी, गांव-गांव में साथियों आज भी आप चले जाएंगे तो आपको एक पोस्टर मिल जाएगा जिस पर हिंदू युवा वाहिनी का पूरा लिखा हुआ होता है। हालांकि अब है या नहीं आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन उस अंतरराष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज में जब हम उस चीज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं योगी जी भी उसके दोषी नजर आते हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिला। देखिए, जब मैं गोरखनाथ में था तो मैंने तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे गुरुजी हैं रोजगार के लिए, और आप पूर्व में इंसेफ्लाइटिस बीमारी चला था, नौकी बीमारी, उसके लिए सड़क से लेकर संसद तक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी लड़ाई लड़े थे, और उस लड़ाई में कहीं के हम लोग भी हिस्सा बना करते थे जब गोरखपुर में आंदोलन हुआ करता था। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का देन है। गोरखपुर में यदि जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अनेक सुविधाएं, उसको बढ़ोतरी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का देन है। और गीडा जो है, गीडा को विकसित करने का अगर श्रेय जाता है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। रामगढ़ ताल में यदि विकसित करने का जाता है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ को ही श्रेय जाता अब है। आप चाहते हैं कि राजनीति साधुओं के लिए हो जाए, आम पब्लिक उससे हट जाए। देखिए, आप पुरातन सभ्यता आप देखिए, जब राजा निरंकुश हो जाता है तो संत महंत गद्दी अपने हाथ में कौन लेकर निरंकुश हो गया है? पंकज चौधरी यहाँ निरंकुश हो गए हैं। मैं मान्यवर किसी का नाम नहीं लूंगा, जनता सब जानती है। जब जनप्रतिनिधि निरंकुश हो जाता है, आतताई हो जाता है, तभी कोई एक संत और महंत निकल करके और धर्म का ध्वजा फहराता है। तो धर्म का ध्वजा फहराने का मतलब ये है कि बच्चों को, जो बच्चे बाहर हैं पलायन किए हुए हैं, उन बच्चों का पलायन रोकते हुए महाराजगंज में ही अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल का निर्माण करा कर उन्हें महाराजगंज में रोजगार दिलाना। दूसरा चीज, आज दुर्घटनाएं कहीं हो जाती है और आपके ही पत्रकार एक थे, अभी बेचारे एक्सपायर हो गए बीमारी से। अब मैं देखा, मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत तेज तर्रार थे। तो महाराजगंज में एक एम्स न होने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती है, रोग गंभीर हो जाता है, सीधे महाराज से गोरखपुर रेफर कर देते हैं और कुछ मरीजों की रास्ते में मौत हो जाती है। मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का मेन लक्ष्य है कि महाराजगंज में बेहतर एम्स का निर्माण कराऊं, ताकि महाराजगंज के नागरिकों को समस्त रोगों का निःशुल्क इलाज महाराजगंज में हो। इस नाते मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। लोकसभा का आप चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा के 3 बेसिक मुद्दे आपके क्या है? देखिए, पहला मुद्दा मेरा शिक्षा का है, ताकि एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो और इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण हो, ताकि बच्चे अपने तराई है, बच्चे पढ़ें और पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य पदों पे देश में जाकर के सर्विस सेवा दे सके। तो पहला मेरा है विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज, और दूसरा मुद्दा मेरा है एम्स का, और तीसरा मुद्दा मेरा है कि पलायन को रोकते हुए महाराजगंज के बच्चों को महाराजगंज में ही रोजगार दिलाना है, मेरा तीसरा मुद्दा है। आप 90 के दशक की हम बात करें, 91 से मैं बात करता हूं तो 91 से आज 2023 चल रहा है, 24 आने वाला है, 24 के चुनाव में 2 अलग सांसद हुए पंकज चौधरी से एनदर। 91 से हम बात करें, एक सांसद हुए जिनका नाम था कुंवर अखिलेश सिंह, 1999 से 2004 तक सांसद रहे, और दूसरे सांसद हुए हर्षवर्धन सिंह, जो 2009 से 2014 तक सांसद रहे। कुंवर अखिलेश सिंह तो सत्ता में नहीं थे, सत्ता के एनदर थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की लहर थी, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते। लेकिन हर्षवर्धन सिंह 2009 से 2014 के बीच सत्ता में थे, वह दोनों लोग यह काम नहीं करा पाए, और आप मठ से निकला हुआ एक व्यक्ति यह काम कैसे करा लेगा? सर देखिए, मुद्दा तो आपने बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वो लोग गृहस्थ आश्रम में होकर के और सांसद बने और सिर्फ अपना विकास किया। आप ही की साधुता में कहा जाता है कि पूजा करने के लिए गृहस्थ धर्म सबसे अच्छा सर ठीक है, लेकिन संत संत जो है समाज के लिए लड़ता है, और गृहस्थ आश्रम साधारण जो व्यक्ति होते हैं वह अपने जितने सांसद बने हैं
यदि अगर जनपद के लिए कुछ किए होते तो आज 4.5 लाख से ज्यादा युवा दिल्ली, बम्बई, गुजरात क्यों जाता? तो कहीं-कहीं इन लोगों का उदासीन रवैया रहा है। देखिए, किसी एक व्यक्ति को दोषारोपण नहीं किया जा सकता। कहीं न कहीं जितने सांसद हुए हैं, ऑलरेडी शिवपाल लाल सक्सेना का मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उस समय भारत गरीब था, बँटवारा भी हुआ था, लेकिन उस समय नहरों का जाल ऑलरेडी शिवपाल लाल सक्सेना का देन है। आप कहते हैं आप समझ रहे हैं पंकज चौधरी ने कुछ नहीं कराया है। जितने सांसद हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कराया है। कहीं न कहीं उनका उदासीन सब पे दोष जाएगा। इस नाते दोष जाएगा कि हमारे जनपद के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, एक एम्स का निर्माण नहीं हुआ, विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ, कहीं न कहीं प्रत्येक सांसदों के ऊपर दोषारोपण जाएगा। और मेरा लक्ष्य है कि यदि मैं सत्ता में आता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को कहना चाहता हूँ और युवा नौजवान साथियों को, यदि मैं महाराजगंज से सांसद बनता हूँ, तो मेरा प्रमुख लक्ष्य रहेगा कि पलायन को रोकते हुए अधिक से अधिक फैक्ट्रियों का निर्माण कराना, ये मेरा प्रमुख लक्ष्य है। और दूसरा, एम्स का निर्माण कराना, ताकि हमारे महाराजगंज की सम्मानित जनता जनार्दन को गण को समस्त रोगों का इलाज महाराजगंज में निःशुल्क हो जाए। और तीसरा लक्ष्य होगा कि युवाओं के लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करना, मेरा ये लक्ष्य रहेगा। और चौथा लक्ष्य यह है कि जो गरीबों का पैसा पीएसीएल, सहारा इत्यादि बैंकों में पड़ा हुआ है, जो गरीब दीन दुखिया दर-दर भटक रहे हैं, यदि मैं सांसद बनता हूँ, तो उनकी आवाज को मैं संसद भवन में उठा करके उनके लिए लड़ने का कार्य अरे अमित शाह तो बोल रहे हैं कि सहारा का पैसा वापस आ जाए। आया नहीं सर अभी ना, अभी आया नहीं। हम जानते हैं गरीबों को यदि मिल जाए तब ना कुछ समझ आए। तो मैं चाह रहा हूँ कि गरीबों के पैसा जो है उनके पास आवे, ताकि कहीं-कहीं आपका हमारा गाँव में 100 लोग यदि हैं, तो 50 लोगों का तो पैसा फँसा ही है। ठीक, चलिए। तो ये थे विजय कुमार मिश्रा, जिनका कहना था कि महाराजगंज में रोजगार की संभावनाएं हैं और मैं चुनाव यदि जीतता हूं तो महाराजगंज में रोजगार की संभावनाओं का विस्तार करूंगा। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, जरूर बताएं। अंकित मणि त्रिपाठी,